गुड मॉर्निंग। अध्याय 1 जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वितरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जनसंख्या वितरण भारत में किस प्रकार का है ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो अब आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व होता क्या है और भारत में किस प्रकार का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के प्रति इकाई का मतलब है यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। इकाई कोई भी इकाई हम ले सकते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। व्यक्तियों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के द्वारा जनसंख्या घनत्व को व्यक्त किया जाता है। इसे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। यानी अलग अलग स्थानों पर प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या है वो अलग अलग पाई जाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये औसत लिया गया है कि संपूर्ण भारत में अगर जनसंख्या का औसत वितरण कर दिया जाए तो वो इतना होगा। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रिपीटेबल क्वेश्चन है, अवश्य याद रखें। 1951 में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की उत्तरोत्तर यानी निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये तो हुआ जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। पृष्ठ क में दर्शाए गए आंकड़े देश में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक विभिन्नता, यानी यहाँ पर कोई टेबल है जिसे आप देख पाएंगे अब, जो भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों को दर्शाता है कि कौन से राज्य में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी अरुणाचल का जो जनसंख्या घनत्व है वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर अगर औसत निकाली जाए तो केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि सबसे कम है, ये याद रखना है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक रहते हैं। देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। भारत में ही एक क्षेत्र में तो 17 व्यक्ति मात्र, और दूसरी तरफ दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उत्तरी भारत के राज्यों बिहार, ये ब्रैकेट में जो है इनका जनसंख्या घनत्व दिया गया है। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। पश्चिमी बंगाल में 1029 हैं। उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, उच्चतर है, यानी इन राज्यों का जनसंख्या जो घनत्व है वो ऊंचा है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल, ये उत्तर भारत की बात हो रही थी, केरल में 859 और तमिलनाडु में 555 में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। ये वे राज्यों के नाम आ रहे हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है, यानी इन राज्यों की तुलना में यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो निवास है वो कम पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है, यानी जहाँ पर कम व्यक्ति निवास करते हैं वो हैं पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के घनत्व उच्च पाए जाते हैं। केवल केंद्र शासित प्रदेश में जो अंडमान और निकोबार है इन्हें छोड़ दें तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व जैसे ही कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषकीय घनत्व को, ये घनत्व के प्रकार हैं, घनत्व को ये मानचित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। आप
इसको अवश्य रीड करें और आप जान पाएंगे कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है, कहाँ पर मध्यम है और कहाँ पर जनसंख्या का साधारण उच्च तथा अति उच्च है। देखिए यहाँ पर इंडेक्स में दिखा गया है कि किस प्रकार का कलर किस प्रकार के घनत्व को दर्शाता है। देखिए डार्क जो कलर है वो 1201 से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या को दर्शाता है। तो डार्क कलर आप केवल 2 या 3 जगह ही ढूंढ पाएंगे। ये देखिए आप दिल्ली में डार्क कलर देख सकते हैं, एक यहाँ पर पांडिचेरी है। इसके अलावा आप डार्क कलर बहुत कम ही जगह ढूंढ पाएंगे। अब आप थोड़ा उससे कम डार्क देखेंगे, 800 से 1200 व्यक्ति हैं। तो ये जनसंख्या का वितरण भारत में किस प्रकार है, कहाँ पर बिल्कुल नगण्य जनसंख्या है या कहाँ 100 से कम है, ये क्षेत्र ढूंढिए। देखिए केवल अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम 2 राज्य हैं और इसके अलावा सिक्किम भी है जो 100 व्यक्तियों से भी कम घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कायिक और कृषकीय जनसंख्या घनत्व। कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र यानी शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र, और कृषकीय क्षेत्र कुल कृषि जनसंख्या यानी कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या। पहले में क्या था, केवल जनसंख्या जो है उसको हमने शुद्ध बोए गए क्षेत्र से भाग कर दिया था, तो कायिक घनत्व आ गया यानी कुल जनसंख्या का। और यहाँ पर हमने उस जनसंख्या को भाग किया है जो केवल कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। अब जनसंख्या घनत्व आप अच्छी प्रकार समझ चुके होंगे। और कायिक घनत्व और कृषि घनत्व बार बार अंतर पूछा जाता है, सभी विद्यार्थी बेटा इसको ध्यान रखें। कायिक घनत्व यानी कुल जनसंख्या, कृषि के घनत्व कुल कृषि जनसंख्या, ये अंतर आपने याद रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? देखिए जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं का हमारा तात्पर्य है 2 निश्चित समय के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र में। जनसंख्या वृद्धि क्या है? 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। तो यहाँ 2 समय बिंदु, कोई भी 2 निश्चित समय हैं, उनके बीच किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जो भी हम जिसकी स्थान का हम जनसंख्या का अध्ययन करना चाहें तो उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगा? किसी 2 निश्चित समय अंतराल के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाली संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसकी वृद्धि को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं जिनके नाम है प्राकृतिक और अभिप्रेरित। तो प्राकृतिक जनसंख्या के बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, अभिप्रेरित के बारे में भी परिचय कर लेते हैं। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। यानी प्राकृतिक वृद्धि कहाँ सी होगी? जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और अध्ययन किया जाता है। अभिप्रेरित घटकों में किसी दिए गए क्षेत्र में अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती यानी प्रवास से संबंधित जो आंकड़े होंगे वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि की विवेचना करेंगे यानी विस्तार करेंगे। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं। यानी भारतीय जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत ऊंची है और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर
1.64% है। याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है। ये जनसंख्या के दोगुना होने का समय, जनसंख्या के दोगुने होने का समय वर्तमान वार्षिक दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुना होने में लगने वाला समय है। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बार बार, दोगुना होने का समय क्या है। तो विगत 1 शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक दर और जन्म दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है और इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेबल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो जनसंख्या वृद्धि की भारत में प्रवृत्तियां, ये क्वेश्चन आप अभी याद रखें, इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। अभी भारत में दशकीय वृद्धि की प्रतिशत दर देख लीजिए 1901 से 2011 तक। कुल जनसंख्या कितनी थी, जनगणना वर्ष भी दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे एक बार 1921 में कम हुआ है, वरना बढ़ता ही गया है। एक बार 1921 के बाद फिर से थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है 2001 में, और अब वर्तमान में भी 2011 में भी इसकी वृद्धि प्रतिशत दर में थोड़ी और कमी दर्ज की गई है। तो आपने याद रखना है, मुख्यतः ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल होता है कि किस दशक में भारत की जो जनगणना है या जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है। तो आपने 1921 वाला जो दशक है उसको याद रखना है, ये इसका आंसर होगा। लिए आगे चलते हैं। अब ये जनसंख्या वृद्धि दिखाई गई है, वृद्धि का प्रतिशत 2001 से 2011। मानचित्र का अध्ययन अवश्य करें, इससे आपको आसानी होती है कि किन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अधिक रहा है और किन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर कम रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैप का अध्ययन शांति और समय के साथ करें। देखिए यहाँ पे जो बिहार है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, वहाँ पर वृद्धि दर ज़्यादा रही है। इसके अलावा अब इतना गहरा डार्क जो कलर है वो कहीं नहीं है सिवाय पांडिचेरी के। अब 20 से 25% के मध्य जो वृद्धि दर रही है वो है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भाग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये मिज़ोरम है उत्तर पूर्व में। तो इसके अलावा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है इन राज्यों की तुलना में कम ही रही है। तो अब हम जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं या प्रवृत्तियाँ, 4 प्रमुख प्रवृत्तियाँ या प्रावस्थाएं हैं। पहली है 1901 से 1920 तक। उन्नीस सौ 20 से 1921 की अवधि को दिखाया गया है। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर, यानी जनसंख्या ना के बराबर बढ़ी है या जनसंख्या वृद्धि दर है वो अन्य प्रावस्थाओं की तुलना में बहुत ही कम रही है, क्योंकि इस वृद्धि दर में अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 21, देखिए वो वही जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है, इसको नोट कर लें। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि हम अगर देखें और निकालना स्टार्ट करें तो यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि के दोनों ही कारण, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिसके कारण भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। फिर भी इसके क्या कारण रहे हैं? निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन एवं अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण, ये जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक परिवर्तन जो वृद्धि हुई उसके कारण हैं।
मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं, निरक्षरता, भोजन एवं आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इत्यादि। अब दूसरी प्रावस्था के बारे में देखते हैं। ये प्रावस्था 1921 से 1921 के मध्य हम जो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन देखते हैं हमारे देश में, उससे संबंधित है। दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि, जो कि पहले प्रावस्था में ऋणात्मक या बिल्कुल स्थिर या रुद्ध थी, अब वो थोड़ी बहुत स्थिर वृद्धि की ओर अग्रसित है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। तो दूसरी अवस्था में क्या हुआ है? मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जन्म दर वही बनी हुई है। साथ याद रखिएगा। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है। यानी द्वितीय प्रावस्था में हमारे जो सामाजिक संगठन है उसमें सुधार हो रहा है। फलस्वरूप अशोधित दर उच्च बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। यानी मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही है और जन्म दर वही थी, तो जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। प्रभावशाली क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब तीसरी प्रावस्था 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट यानी बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास यानी चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई और शिक्षा का प्रसार हो गया। इस कारण मृत्यु दर जो है वो अत्यंत कम होने लगी। और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण, यहाँ पर भी देखिए जनसंख्या की जो प्रजनन दर है यानी जो जन्म दर है वो ऊंची हुई है, ऊंची ही बनी रही। औसत वार्षिक दर 2.2% तक ऊंची रही। जो वृद्धि दर को हम काउंट करें वो 2.2 रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। स्वतंत्र भी हो चुके थे हम और विकास जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे थे, जिस कारण जो है मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती आ गई और जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और उच्च वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी भारत की जनसंख्या का केवल भारतीय से संबंध नहीं है। यानी भारत में अत्यधिक मात्रा में तिब्बत, बांग्लादेश और नेपाली भी प्रवास कर गए, जिसके कारण भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। यानी भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है केवल जन्म दर और मृत्यु दर के कारण नहीं, प्रवासियों के कारण भी हुई है। अंतिम एवं चतुर्थ जो प्रावस्था है वो 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है। यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। यानी वर्तमान में अब ये धीरे धीरे इसकी वृद्धि दर जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय, इसके लिए कौन कौन से कारण हैं? विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता विशेष में स्त्री शिक्षा यानी शिक्षा का प्रसार में सुधार से प्रभावित हुई है। अब जो है जन्म दर धीरे धीरे कम हुई है और मृत्यु दर तो बिल्कुल बहुत ही कम है। तो देश में जनसंख्या की वृद्धि अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रकाशित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। निश्चित ही है, अभी लगभग 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है 2020 में। अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसकी विवेचना आप मानचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। और
क्षेत्रीय वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न जो प्रावस्थाएं हैं भारत में, उनको समझें और लिखें। थैंक यू।